नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है। जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है। इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू। लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं, उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी, मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकर ही करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम? और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू, इनसे मिलो। ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी। और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू, ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंड ही दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख, मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी, आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू, इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी,
तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ, तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो। मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है, ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं। बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं हैं, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है। धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू, तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है, जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं, जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है। अमर गांव से शहर काम करने और पैसे कमाने आया था, पर उसे यहाँ पर एक कविता नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कविता एक अमीर घर की लड़की थी, पर उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ पूजा ही थी, लेकिन अमर अनाथ था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक दोस्त के। ऐसे ही एक दिन अमर से मिलकर कविता उससे कहती है, अमर, अब ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। हमें कितना वक्त हो गया है साथ में, अब मेरी माँ को भी तुमसे मिलना है। देखो कविता, मैं तो आज तुमसे शादी कर लूं, पर क्या करूं मैं एक अनाथ हूं और गरीब भी हूं। कहीं दुनिया वाले ये ना कहे कि मैंने तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें फंसाया और तुमसे शादी कर ली। नहीं नहीं अमर, मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है अमर। पर कविता, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम कल आ रहे हो मेरे घर मेरी मम्मी से मिलने और हमारी शादी की बात करने, बस। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है और अमर उसके जाने के बाद खुश होकर अपने आप से कहता है, अरे वाह, अब जाकर ना चिड़िया पूरी तरह से जाल में फंस गई। मजा तो अब आएगा खेल में। इतना कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अमर कविता के कहने पर भोली सी सूरत बनाए उसके घर पहुँच जाता है और उसकी माँ पूजा से
शादी के बारे में बात करता है। नमस्ते आंटी जी। हाँ बेटा, आओ बैठो। बताओ सब कैसा चल रहा है? आंटी जी सब ठीक चल रहा है, पर ना मैं आपसे ना कुछ बात करने आया था अपने और कविता के बारे में। हाँ तो बोलो। अब अमर पूजा से कविता और अपनी शादी की बात करता है और उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर शादी के लिए हाँ करवा लेता है। धीरे धीरे यूं ही 1 महीना निकल जाता है और कविता और अमर की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद अमर अपने दोस्त राजू से मिलने जाता है, जहाँ राजू उससे कहता है, और दुल्हे राजा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई ये क्या कह रहा है? तुझे तो पता है ना मैंने शादी क्यों की है। हाँ भाई, मुझे तो सब मालूम ही है। अकेले ही सारा माल हड़पने का इरादा है ना तेरा? अरे नहीं दोस्त, इसमें से आधा ना मैं तुझे भी दे दूंगा। खुश? चल ये सब तो ठीक है, पर अब ये बता कि आगे क्या करना है इस कविता रानी का? करना क्या है, 2-3 दिन में सब कुछ अपने नाम करवाकर यहाँ से भाग जाना है, जैसे पहले भी करते आए हैं। हाँ ये बात हुई ना, लेकिन ये बता यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? एक और नया शिकार खोजेंगे और उसके पैसों पर ऐश करेंगे। इतना कहने के बाद दोनों कुछ देर और साथ बैठकर बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर कविता को अमर की असलियत पता चल जाती है। कोई उसे कॉल पर बताता है कि अमर उसे धोखा दे रहा है, जिसके बाद वो अमर को कॉल करती है और वो उसे घर बुलाती है। अमर थोड़ी ही देर में आने का बहाना करता है पर जाता नहीं है। फिर कविता खुद उसे ढूंढने उसके दोस्त के घर चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे तैसे कविता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर कविता की माँ पूजा अमर को कॉल करके बुलाती है। हेलो अमर बेटा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। कविता का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे यार अब ये क्या मुसीबत है। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं, बस कविता का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी माँ का कॉल आया था, कह रही थी हालत बहुत खराब है उसकी। अरे भाई ये तो अच्छी बात है ना अपने लिए। वो अगर मर जाएगी तो हमारा ही काम आसान हो जाएगा। अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहले हमें अस्पताल जाना होगा, वरना उस बुढ़िया को ना शक हो जाएगा मुझ पर। हाँ सही कहा तूने। चल तू चला जा उसके पास। हाँ जाता हूँ। इतना कहकर अमर वहाँ से अस्पताल के लिए निकल जाता है और वहाँ पर उसे कविता की माँ मिलती है, जिससे वो कहता है, क्या हुआ मम्मी जी, कविता का ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, घर से बड़ी जल्दबाजी से निकली थी, ये कहकर कि जरूरी काम है। उसके जाने के 1 घंटे बाद यहाँ से कॉल आया कि कविता हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। आप शांत हो जाओ मम्मी जी, कविता ठीक हो जाएगी। इतने में ही पूजा और अमर के पास डॉक्टर आते हैं और अमर से कहते हैं, क्या आप कविता जी के पति हैं? जी हाँ, मैं कविता का पति हूँ। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है कविता जी के बारे में। जी ठीक है। मेरे साथ चलकर मेरे कैबिन में बात करते हैं अमर जी। ठीक है। अमर जी, आपकी पत्नी का इस एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया है, जिसे हमें काटना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें फैमिली की राय लेनी पड़ती है और आप उसके पति हैं तो ये काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर आप कविता का एक पैर काट देंगे? जी हाँ, अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी जान को खतरा है। वैसे मुझे कौन सा उसके साथ हमेशा रहना है, आज यहाँ तो कल वहाँ, मेरा क्या जाता है। जी आपको जो सही लगे ना आप करो डॉक्टर, बस मेरी कविता को बचा लो। ठीक है अमर जी, हम अभी सर्जरी चालू कर देते हैं। इतना कहकर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 2 घंटे तक कविता का ऑपरेशन चलता है और उसका एक पैर काटकर नकली पैर लगा दिया जाता है। अब उसका ऑपरेशन हो जाने के बाद पूजा और अमर उससे मिलने जाते हैं। बेटी कविता, तू ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, पर मेरा पैर। चुप हो जाओ कविता, तुम्हारा एक पैर गया तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी जो तुम भागी भागी कहीं जा रही थी? कविता उस समय अमर की सच्चाई उसे पता चल गई है। ये बात अमर और अपनी माँ के सामने नहीं कहती और बात बदलकर कविता कहती है, हाँ सही कहा तुमने अमर, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तुमसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं, सामने से वार करते हैं, प्यार की आड़ में नहीं। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा कविता। अब कविता कुछ दिन और अस्पताल में रहती है, लेकिन दूसरी ओर अमर मौका देखकर कविता के सारे पैसे और गहने लेकर फरार हो जाता है। जब ये बात कविता को पता चलती है तो कविता हॉस्पिटल से लंगड़ाते हुए अपनी नकली पैर के साथ वहां से पुलिस स्टेशन जाती है अमर की शिकायत करने के लिए, लेकिन वहां उसकी कोई नहीं सुनता और वो बेचारी रोती हुई अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अमर अपना दूसरा शिकार यानी दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने की सोचता है और फिर एक दिन उसका दोस्त राजू
अमर को एक लड़की के बारे में बताते हुए कहता है। सुन भाई अमर, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। क्या बात है, जल्दी बता। एक और नया शिकार मिला है मेरे भाई। शिकार? अरे लड़की यार। ओ लड़की, यानी पैसा। हाँ पैसा, बहुत अमीर है वो। और तो और उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता। उसकी पूरी फैमिली यूरोप में रहती है और उसका नाम प्रिया है। चल ठीक है भाई, अब तो मिल ही लेते हैं प्रिया से भी। दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, जिसके बाद राजू अमर को प्रिया की सारी जानकारी देता है और उसे एक पार्क के बारे में बताता है जहां प्रिया हर दिन टहलने जाया करती थी। अगले दिन ठीक उसी समय पर अमर पार्क में जाकर प्रिया का इंतजार करता है। कुछ देर बाद प्रिया पार्क में आती है और अमर बहाना करके प्रिया से बातें करता है और पहले उससे दोस्ती करता है और फिर हर दिन उससे मुलाकात करता है। और एक दिन एक कॉफी शॉप में अमर प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम्हारा शादी के बारे में क्या सोचना है? अभी तो कुछ नहीं सोचा है। पर मैंने तो काफी कुछ सोचा है। जैसे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अमर की बात सुनकर कुछ देर प्रिया शांत हो जाती है और कुछ देर बाद शादी के लिए हाँ कह देती है, जिसके बाद अमर मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब प्रिया उसके प्यार के जाल में फंस गई है और कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अमर शादी के बाद प्रिया के साथ ही उसके घर में रहता है और शादी की पहली रात उसे नींद की दवाई दूध में मिलाकर पिला देता है, जिसे पीकर प्रिया बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अमर कहता है, क्या बात है, बड़े प्यार से प्रिया सो गई है। चलो अब ना अपने काम पर लग जाता हूँ, पहले राजू को बुला लेता हूँ। हेलो राजू भाई, जल्दी से यहाँ आजा भाई। कहाँ भाई? अरे प्रिया के घर में। उसे ना नींद की गोली देकर ना सुला दिया है, जल्दी से आजा। यहाँ से ना सब कुछ समेट के ना फरार हो जाते हैं। बस अभी आया। इतना कहने के बाद अमर प्रिया के घर की अलमारी में से गहने निकालने लगता है और इतने में वहाँ राजू भी आ जाता है। और अब दोनों घर में से सब समेट कर भागने ही वाले थे कि वहाँ अमर के सामने उसकी लंगड़ी बीवी कविता सामने आ जाती है। कविता, तुम यहाँ कैसे? क्यों? हैरानी हुई मुझे यहाँ देखकर तुम्हें कि तुम्हारी लंगड़ी बीबी यहाँ तक कैसे आ गई और उसे अपने फरार पति के बारे में कैसे पता चला। तुम्हें क्या लगा था कि जैसे तुमने मुझे लूटा वैसे ही तुम बाकियों के साथ भी करके फरार हो जाओगे? अरे कविता, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें लूट कर भाग गया? मेरी कोई मजबूरी थी यार कविता, समझो। क्या समझू? अब तुम्हारा खेल खत्म। अमर एक बार पीछे तो देखो तुम। अमर अब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे प्रिया और पुलिस खड़ी होती है। अमर को अब समझ नहीं आता कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। और अब कविता उसे बताती है कि प्रिया कविता की दोस्त है जो कि पुलिस में काम करती है और अमर को पकड़ने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था ताकि अब अमर किसी और को लूटकर फरार ना हो सके। पुलिस अमर को पकड़कर ले जाती है।